हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। कल की कक्षा में हम लोकसभा इसका अध्ययन कर चुके हैं और आपसे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में प्रश्न पूछा गया था। कुछ लोगों का आंसर आया था, सही आंसर किए थे आप सभी। तो जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट किया कीजिए। आपको पता है इसलिए आप वीडियो नहीं देखते हैं, मानता हूं, लेकिन कम से कम आंसर भी बताया कीजिए। आंसर तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हम संसद का अध्ययन कर रहे थे। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति है आपके, इसके अलावा लोकसभा है, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्रारूप आपका लोकसभा में अध्ययन किए हैं उसी प्रारूप के अनुसार राज्यसभा को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कल से आप सभी का पंचायती राज व्यवस्था भी प्रारंभ हो गया है, तो उसका अध्ययन आप करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप वहां से आपको, अगर आपकी समझ अच्छी है तभी आप पंचायती राज व्यवस्था को सॉल्व कर पाएंगे। प्रत्येक बार एक प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद से, बाकी जो है कुट मिलान जैसे कौन सा सही है या गलत है इसके बारे में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपके अनुच्छेद से रहते हैं। तो कल की कक्षा नहीं देखे होंगे तो चैनल में है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए, राज्यसभा के बारे में पहले देखते हैं सामान्य परिचय, उसके बाद इनके पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो सामान्य परिचय में कल भी अध्ययन किए थे कि लोकसभा का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी तरह आपका राज्यसभा का प्रावधान, इसे भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में हम संसद के विभाजन में भी देखे थे। तो ये हुआ उनके सामान्य परिचय। इसके अलावा क्या है, आपका राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहां पर राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल हुए, न कि राज्यसभा का। जिस तरह से आपके लोकसभा को 5 वर्षों में विघटित कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में केवल सदस्यों का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये हुआ राज्यसभा का सामान्य परिचय। दूसरा क्या है, शक्तिहीन सदन है। शक्तिहीन सदन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसी का सरकार गठित होता है। जो भी विधेयक है लोकसभा पे ही डिपेंड करता है। जिसका बहुमत रहेगा वे उस विधेयक को प्रस्तुत और पारित उस सदन से कर ही लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में कुछ ऐसे भी विधेयक हैं, जैसे धन विधेयक, उस पर वे कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पुनर्विचार के लिए जिस तरह भारत के राष्ट्रपति सदन को वापस भेज देते हैं, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है, और जो विधेयक है धन विधेयक, उस पर अपना प्रस्तुत और पारित दोनों करना पड़ेगा ही, ठीक है। यदि 14 दिनों के अंतर्गत राज्यसभा का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से ये शक्तिहीन सदन भी हुआ। तो ये आपके सामान्य परिचय हैं। अगला हम बात किए थे संरचना के बारे में, तो राज्यसभा की संरचना को भी देख लीजिए। तो राज्यसभा जो संरचना है इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कल भी बताया था, आज भी देख लीजिए। 1971 के जनगणना पर आधारित है और 2026 तक अधिकतम 250 सदस्य ही हो सकते हैं, ठीक है। तो 2026 में परिसीमन आयोग के तहत सीटों का निर्धारण पुनः जनसंख्या के आधार पर होगा, ठीक है। आपको कल भी अध्ययन किए हैं कि लोकसभा का जो सीट है वह भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया गया है।
जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को 11 लोकसभा सीट प्राप्त हुआ है। ये आपका 2026 में परिवर्तित हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए लोकसभा में आपके 11 सीट हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, तो राज्यसभा का कितना सीट है जी? हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितना है आप बताइए लाइव चैट में, ठीक है बताइएगा। वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो वे 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के 80(1) में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जिस तरह से 331 लोकसभा में, उसी तरह 81 राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और 233 का निर्वाचन होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? तो सामान्य बातें, भारत का नागरिक हो, उस क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये आपके सामान्य हैं। आप आयु को याद रखिएगा, आयु पूछा जाता है। जिस तरह से लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है और आपके जो स्थानीय निकाय हैं उसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। राज्यसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, लोकसभा का भी कराया जाता है। सिर्फ इतना अंतर है, स्थानीय निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। कार्यकाल देखिए, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले भी देखे हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जिस तरह से लोकसभा विघटित होता है, राज्यसभा विघटित नहीं होता है। सिर्फ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिसमें से 1/3 सदस्य, जो 1/3 तिहाई है, ये सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है और पुनः 1/3 सदस्य अगले 2 वर्ष के लिए आते हैं और अंतिम के 1/3 सदस्य पुनः 2 वर्ष के लिए आते हैं। तो इस तरह से 2-2 साल के लिए 3 बार विभाजित होते हैं 1/3 सदस्य, अर्थात 2 ही साल ये संसद में बैठते हैं, उसके बाद पुनः सदस्यों का परिवर्तन होता है, ठीक है। शपथ, जो शपथ कौन दिलाता है नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य को? तो याद रखिएगा, नवनिर्वाचित सदस्य को सभापति शपथ दिलवाता है। तो सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही संसद में अर्थात राज्यसभा में सभापति का पद धारित करता है। तो सभापति कौन हुआ? भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। याद रखिएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में सभापति होता है। तो उपसभापति और सभापति ये संसद में अर्थात राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हैं। कब? जब सभापति ना हो तो उपसभापति, और सभापति और उपसभापति ना हो तो राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। आखिर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? जिस तरह से आपके लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर था, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और विपक्ष के नेता थे, इसके बारे में हम कल अध्ययन किए हैं। तो इसी तरह से आपके राज्यसभा में सभापति होते हैं और वह सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा उपसभापति। तो आइए हम सभापति के बारे में देखते हैं। और सभापति कौन होते हैं इसको देखे हैं कि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। अगला देखिए कार्यकाल।
तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसलिए सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला देखिए शपथ। जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे शपथ दिलाते हैं सभापति को। अगला क्या है? पद मुक्ति। तो पद मुक्ति किस तरह से होती है? मान लीजिए मृत्यु हो गया है, किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दूसरा, स्वयं त्याग पत्र दे दे। भारत को राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, सभापति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, मान लीजिए अपने पद के कर्तव्य का सही तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या किसी मानसिक स्थिति से ग्रसित हो गए हैं, जैसे लकवा मारवा दिया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तब की स्थिति में अगर वह स्वयं त्याग पत्र नहीं देता है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये उनके पद मुक्ति हैं, जिसको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी पदाधिकारियों के 14 दिन पहले उनको बताना पड़ता है। तो ये हुए राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। अगला देखिए संसद का जब अनुच्छेद देख रहे थे तब इनका उल्लेख किए थे अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 105 के बारे में। तो क्या है देख लेते हैं एक बार। सदस्यों का सदस्यता का अंत किस तरह से होता है? तो अनुच्छेद 102 है और अनुच्छेद 103 है। इस तरह से विभाजित करके अध्ययन कीजिएगा, इससे आसानी होती है। तो अनुच्छेद 102, संसद सदस्य बनने के पूर्व उनकी क्या अयोग्यता होती है और संसद सदस्य बनने के बाद किस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसके बारे में उल्लेखित की गई है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि संसद का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनका सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनमें के लिए क्या आवश्यकता होती है, क्या योग्यता होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य बनने के पूर्व पहले की बात की जा रही है कि क्या क्या ऐसे योग्यता है जो उनके पास होनी चाहिए। तो हम निर्भरताएं के बारे में देखते हैं, अर्थात अयोग्यता के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अगर लाभ के पद पर है, जैसे आपका कोई सरकारी जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो वह या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरह से वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, देश की नागरिकता त्याग कर दिया हो और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तब भी वह भारत में लोकसभा या राज्यसभा इसके सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे देश की अभी एकल नागरिकता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आप सभी को प्रश्न जब सॉल्व कराया जा रहा था तो इसके बारे में बताया भी गया है और संविधान में पढ़े भी हैं। तो अंत में बताइएगा एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। अगला देखिए अनुच्छेद 103 के बारे में। आखिर संसद बन गए हैं, उसके बाद उनकी सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। संसद सदस्य बनने के बाद निर्भरताएं। तो पहला देखिए, यदि दोनों सदनों की सदस्यता ग्रहण कर लिया हो, जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का चुनाव लड़ता है और दोनों जगह विजित हो जाता है और किसी एक पद से अपना त्याग पत्र नहीं देता है या उस पद को नहीं छोड़ता है और दोनों पद पर ग्रहण रहता है, तब की स्थिति में उनकी दोनों सदस्यता समाप्त हो सकती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों सदन में अगर विजिट होते हैं तो किसी एक पद को त्याग करना पड़ता है। दूसरा क्या है, जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में अभी देखे हैं 12 सदस्य, ये मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को ग्रहण कर लेते हैं, कोई सा भी राजनीतिक पार्टी हो, तब भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है क्योंकि उसे मनोनीत किया गया है और वह दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तीसरा देखिए दल बदल। कल भी बताए थे कि दल बदल क्या है, तो याद रखिएगा कोई पार्टी
के सदस्य किसी दूसरे दल की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसी के तहत आपका अभी एमपी में उपचुनाव हुआ था। ठीक है, जिसके अंतर्गत दल बदल वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जिस पार्टी से वह विजित हुआ है उसी पार्टी का सदस्य अगर संसद में रहता है तब तक उसकी सदस्यता बनी रहती है, और जिस पार्टी से वह चुनाव लड़कर विजित हुआ है और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। चौथा देखिए, सदन को भंग का प्रयास। कोई सदस्य है जिसमें लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, जब भी संसद का कोई भी अधिवेशन होता है और सभी अधिवेशन में कोई ऐसे सदस्य हैं जो प्रत्येक बार जो सदन चल रही है उसको भंग करने का प्रयास करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 के बारे में। इसको आप याद रखिएगा, यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला अनुच्छेद है 105, जिसमें उल्लेख किया गया है संसद का विशेषाधिकार। क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है इनको, आइए बात करते हैं। पहला, संसद सदस्य को सत्र के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये आप बताइएगा सिविल मामला क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा आज का। तो याद रखिएगा, सिविल अगर कोई मामला आता है संसद की, चाहे लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, तो संसद बनने के बाद 40 दिनों के अंदर और संसद सदस्य बनने के 40 दिन पहले उस दौरान उसका गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। कौन से मामले में? तो सिविल मामलों में। क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि फौजदारी मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, संसद भवन के परिसर में किसी भी संसद सदस्य की गिरफ्तारी कभी भी नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी मामला क्यों ना हो। ठीक है, तो संसद सदस्य के बाहर भले ही गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन संसद के अंदर किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस तरह से आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अर्थात संसद पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, कल अध्ययन करेंगे संसदीय प्रक्रिया के बारे में, या तो कैग के बारे में अध्ययन करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो यहां तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। और प्रतिदिन कक्षाएं हुई है संविधान का, और कल से आपका पंचायती राज व्यवस्था भी प्रारंभ हो गया है, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनका जो प्रश्न रहता है आसान नहीं रहता, उसमें घुमावदार थोड़ा प्रश्न रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कक्षा अटेंड कीजिएगा, और नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ संविधान की कक्षा। चलिए मिलते हैं फिर 12 बजे आपके पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा में, और अल्टरनेट क्लासेस होंगी आपके पंचायती राज व्यवस्था। जिस दिन होगा उस दिन प्रीलिम्स स्पेशली क्लास नहीं होगी, और अगर प्रीलिम्स स्पेशली क्लास होती है तो उस दिन पंचायती राज व्यवस्था का क्लास नहीं होगा, और भारत का भूगोल आपका कंटिन्यू रहेगा। 1 दिसंबर से आपका जनजातीय व्यवस्था, इसे भी मैं प्रारंभ कर दूंगा, एक विषय तो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा कैसी लगी, और रणनीति के तहत तैयारी कीजिएगा, निश्चित रूप से प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। तो इस चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।